नया साल आने में कुछ ही दिन बचे थे। श्याम प्रसाद जी अपने पुराने लकड़ी के पलंग पर बैठे थे। उनके दिल के भीतर कहीं कुछ टूट सा रहा था। बच्चों की हंसी, बहू बेटे की आवाजें, सब जैसे बहुत दूर छूट चुका था। इसी बेचैनी में उन्होंने अपने बेटे गौरव को फोन लगाया, ये सोचकर कि शायद नए साल से पहले अपनों की आवाज सुन लेने से मन हल्का हो जाए। फोन की घंटी 2 बार बजी और फिर दूसरी तरफ से आवाज आई, लेकिन वो आवाज गौरव की नहीं थी। हाँ, क्या हुआ पापा जी? बार बार फोन करके परेशान क्यों कर रहे हो? ये आवाज थी उनकी बहू आकांक्षा की, कठोर, बेरुखी भरी, जैसे रिश्ते नहीं बल्कि कोई बोझ बोल रहा हो। श्याम प्रसाद जी कुछ बोलते उससे पहले ही आकांक्षा ने ताना जड़ दिया, पापा जी, नया साल मनाने के लिए पैसे चाहिए क्या? सीधे बोल दीजिए ना एक ही बार में। हर बार फोन करके इशारे करने की क्या जरूरत है? उनके हाथ कांप गए, मोबाइल जैसे अचानक बहुत भारी हो गया हो। उन्होंने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, बहू, एक बार मेरी बात तो सुन ले। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है, और अगर कभी कोई दिक्कत आई भी तो तुम्हारी सास के जेवरात तो हैं ही। ये कहते हुए उनकी आवाज भर्रा गई। वो अपनी मजबूरी नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे थे। उधर से एक ठंडी हंसी सुनाई दी। अच्छा पापा जी, अभी फोन रखिए, बाद में बात करती हूँ। और अगले ही पल फोन आकांक्षा ने कान से हटा दिया। उसे लगा कि कॉल कट चुकी है, लेकिन फोन अभी जुड़ा हुआ था। उसी फोन से श्याम प्रसाद जी ने वो सुना जिसने उनके दिल को चीर कर रख दिया। आकांक्षा की फुसफुसाती हुई लेकिन साफ आवाज आई, गौरव, तुम्हें पता है ना तुम्हारी माँ के पास कितनी ज्वेलरी होगी? गांव में रहते हैं, सालों से जोड़ जोड़ कर रखा होगा। एक काम करते हैं, इस बार नए साल पर गांव चलते हैं। गौरव ने हल्की सी हिचक के साथ कहा। अचानक गांव? अचानक क्या? आकांक्षा ने बात काट दी। पापा जी भी तो कब से बुला रहे हैं। उसी बहाने से जमीन जायदाद भी देख लेंगे। आखिर हमें भी तो जानना चाहिए कि कितनी प्रॉपर्टी है। कल को सब हमें ही तो संभालना है। हर शब्द श्याम प्रसाद जी के सीने में हथौड़े की तरह पड़ रहा था। ये वही बहू थी जिसे उन्होंने बेटी मानकर घर में बिठाया था, और वही बेटा था जिसकी परवरिश में उन्होंने अपनी जिंदगी घिस दी थी। उनकी आंखों से आंसू चुपचाप बहने लगे। उन्होंने बिना आवाज किए फोन काट दिया, जैसे उस बातचीत को काट देने से दिल का दर्द भी कट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो देर तक यूं ही बैठे रहे। सामने रखा मोबाइल अब उन्हें किसी जहर से भरे पात्र जैसा लग रहा था। कुछ देर बाद उनकी पत्नी अनामिका अंदर से निकली। चेहरे पर वही सादगी, वही अपनापन। किससे बातें कर रहे थे? उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा। गौरव था क्या? आने वाला है ना इस बार? नया साल साथ मनाएंगे। श्याम प्रसाद जी ने जल्दी से आंखें पोंछ ली। उन्होंने कुछ नहीं कहा। ना चाहते हुए भी उन्होंने सच छुपा लिया, क्योंकि वे जानते थे अनामिका का दिल बहुत नरम है। अगर वो ये सच जान जाती तो शायद बेटे के आने की खुशी भी जहर बन जाती। कुछ दिनों बाद गौरव और आकांक्षा गांव पहुंचे। अनामिका जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बहू के माथे पर हाथ फेरा, बेटे को गले लगाया और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि उनका परिवार एक बार फिर साथ है। लेकिन श्याम प्रसाद जी जानते थे ये सिर्फ एक शुरुआत थी। नया साल आने वाला था और उसके साथ शुरू होने वाला था एक ऐसा खेल जिसमें रिश्ते, लालच और इंसानियत सबकी परीक्षा होने वाली थी। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे बल्कि एक गहरी चुप्पी थी। वो चुप्पी जो तूफान आने से पहले छा जाती है। गौरव और आकांक्षा के गांव पहुंचते ही जैसे घर में रौनक लौट आई। अनामिका जी सुबह से ही रसोई में लगी हुई थी। कभी चूल्हे पर चाय चढ़ा देती, कभी गुड़ घी निकाल कर रखती, तो कभी पुराने संदूक से साफ चादरें निकालकर बिस्तर ठीक करती। उनके चेहरे पर वर्षों बाद ऐसी चमक थी जैसे सूनी आंखों में फिर से सपने लौट आए हों। बेटे को सामने देखकर उनका मन भर आता, लेकिन वो आंसू नहीं, खुशी के आंसू थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस खुशी की जड़ों में लालच का जहर धीरे धीरे फैल रहा है। उधर श्याम प्रसाद जी सब कुछ देख रहे थे। अनामिका की मुस्कान, आकांक्षा की बनावटी नम्रता और गौरव की चुप्पी, तीनों को जोड़कर उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी पनप रही थी।
आकांक्षा ने गांव की दहलीज पर कदम रखते ही चारों ओर नजर दौड़ाई। उसकी आंखें रिश्तों को नहीं चीजों को तौल रही थी। आंगन की चौड़ाई, पक्के कमरे, गौशाला, पीछे फैला खेत और कोने में रखा पुराना लोहे का संदूक। वो हर चीज को ऐसे देख रही थी जैसे किसी सौदे का मोल भाव कर रही हो। अनामिका जी उसे भीतर ले गई और स्नेह से बोली, बहुत थक गई होगी, पहले चाय पी लो। आकांक्षा ने मुस्कुराकर चाय तो ले ली, लेकिन उसकी नजर अनामिका के हाथों में चमकती चूड़ियों और गले की पतली सी सोने की चैन पर अटक गई। वो मुस्कान के पीछे गणित खेल रही थी, कितना सोना होगा, कितना वजन, कितनी कीमत। दोपहर के खाने के बाद आंगन में धूप फैल गई। आकांक्षा ने बड़े ही सहज लहजे में बात छेड़ी, पापा जी, गांव में जमीन कितनी है आपकी? गौरव को तो ठीक ठाक पता ही नहीं। श्याम प्रसाद जी ने उसकी ओर देखा। वो नजर कठोर नहीं थी लेकिन बहुत गहरी थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जितनी जरूरत थी उतनी है बहू। जमीन का हिसाब किताब खेतों से नहीं, इंसानियत से होता है। आकांक्षा हंस पड़ी, जैसे कोई भोली सी बात सुन ली हो। अरे पापा जी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, आजकल सब कुछ लिखित में होना चाहिए ना। गौरव ने बीच में कुछ कहना चाहा लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसकी चुप्पी श्याम प्रसाद जी को भीतर तक चुभ गई। शाम ढलते ढलते आकांक्षा ने गौरव को अलग ले जाकर कहा, देखा पापा जी कितनी गोलमोल बातें करते हैं। जमीन है, सोना है, पर बताना नहीं चाहते। हमें ही समझदारी दिखानी होगी। गौरव ने धीमे स्वर में कहा, आकांक्षा, वो मेरे माँ बाप हैं, ऐसे हिसाब लगाना ठीक नहीं लगता। आकांक्षा का चेहरा सख्त हो गया। गौरव, कल को ये सब तुम्हारा होगा, अगर आज नहीं पूछोगे तो कब? गौरव ने नजरें झुका ली। भीतर कहीं उनका जमीर करवट बदल रहा था, लेकिन आदत के आगे वो कमजोर पड़ता जा रहा था। रात को जब सब लोग सो गए, श्याम प्रसाद जी आंगन में चारपाई पर बैठे रहे। ठंडी हवा में भी उनके माथे पर पसीना था। उन्होंने आसमान की ओर देखा। तारों के बीच उन्हें अपना अतीत दिख रहा था। वो समय जब उन्होंने हर इच्छा त्याग कर बेटे के भविष्य को सींचा था। आज वही बेटा अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसी भविष्य की कीमत लगाने आया था। उनके मन में एक निर्णय धीरे धीरे आकार ले रहा था। वो जानते थे कि अगर आज चुप रहे तो कल अनामिका का दिल टूटेगा और घर बिखर जाएगा। इसीलिए उन्होंने मन ही मन ठान लिया, अगर खेल शुरू हो चुका है तो अब उसका अंत भी वही तय करेंगे। अगली सुबह गांव में नए साल की हलचल थी। लोग बधाइयां देने आ रहे थे, लेकिन घर के भीतर एक अलग तरह की कहानी चल रही थी। आकांक्षा ने मौका देखकर अनामिका से पूछा, माँ जी, आपकी सारी जेवरात कहाँ रखी है? शहर में तो चोरी बहुत होती है, यहाँ भी सुरक्षित जगह होगी ना? अनामिका जी ने सहजता से कहा, पुराने संदूक में है बहू, वही जो तुम्हें कल दिख रहा था। ये सुनते ही आकांक्षा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। श्याम प्रसाद जी ने ये सब देख लिया। उनके होंठों पर एक फीकी सी मुस्कान उभरी। ये मुस्कान खुशी की नहीं, आने वाले तूफान से पहले की शांति की थी। श्याम प्रसाद जी जानते थे अब समय आ गया है कि सच को सामने लाया जाए, बिना तोड़े और बिना सीखे, एक ऐसे रास्ते से जो अंत में पूरे परिवार को फिर से जोड़ सके। श्याम प्रसाद जी की आंखों में रात भर की जागी हुई थकान साफ झलक रही थी। उन्होंने आंगन में झाड़ू लगाती अनामिका जी को देखा। उनके चेहरे पर वही सुकून था जो माँओं को तब मिलता है जब बच्चे घर में हों। श्याम प्रसाद जी का मन कसैला हो उठा। वे जानते थे कि ये सुकून बहुत नाजुक है। एक गलत सच, एक कड़वा शब्द और सब बिखर सकता है। इसीलिए उन्होंने ठान लिया कि जो भी होगा धीरे धीरे होगा, बिना शोर के। नाश्ते की मेज पर आकांक्षा असामान्य रूप से बहुत मीठा बोल रही थी। वो कभी अनामिका जी के हाथों की तारीफ करती, कभी गांव की सादगी की और कभी श्याम प्रसाद जी से पुराने दिनों की बातें पूछती। लेकिन हर सवाल के पीछे छुपा मकसद साफ था। घर की जड़ें कितनी गहरी हैं और उन जड़ों में कितना सोना दबा है। गौरव ये सब देख रहा था। उसे अपनी पत्नी का बदला हुआ व्यवहार अजीब लग रहा था। वो समझ रहा था कि ये मिठास किसी और ही स्वाद की भूमिका है, लेकिन फिर भी वो खुद को समझा रहा था कि शायद वो ज्यादा सोच रहा है। दोपहर होते होते श्याम प्रसाद जी ने अचानक कहा, आज खेत देखने चलेंगे, गौरव तुम भी साथ में चलना। आकांक्षा के कान खड़े हो गए।
उसने तुरंत कहा, मैं भी चलूंगी पापा जी, आखिर अब ये सब हमारा भी तो है। श्याम प्रसाद जी ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुरा दिए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई उत्तर नहीं था। खेतों की मेड़ पर चलते हुए उन्होंने जमीन की मिट्टी उठाकर हथेली में मसल ली और बोले, देखो गौरव, ये मिट्टी हमारी माँ है, ये जितना देती है उससे ज्यादा कभी नहीं मांगती। आकांक्षा ने बीच में टोकते हुए पूछा, और इसकी कीमत? श्याम प्रसाद जी ठहर गए। उन्होंने कहा, बहु कीमत वही लगाता है जिसे जमीन नहीं सिर्फ कागज दिखता है। उस शाम श्याम प्रसाद जी ने अपनी पहली चाल चली। उन्होंने अनामिका जी से कहा कि पुराने संदूक की सफाई करनी है जिसमें जेवरात और कुछ कागज रखे हैं। आकांक्षा तुरंत मदद के लिए आगे आ गई, जैसे इसी पल का इंतजार हो। संदूक खुला, पुराने कपड़े, कुछ चिट्ठियां, कुछ कागज और नीचे रखी एक छोटी सी थैली। आकांक्षा की नज़र उसी थैली पर टिक गई। अनामिका जी ने थैली निकाली और कहा, यही मेरी जेवरात है। आकांक्षा का चेहरा खिंच गया। सोना तो था लेकिन उतना नहीं जितना उसने कल्पना की थी। श्याम प्रसाद जी ने सबको चुपचाप देखा। उन्हें पता था, लालच जब अपनी उम्मीद से कम पाता है तो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। रात को आकांक्षा ने गौरव से कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि बस इतना ही है, जरूर कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। गौरव पहली बार झुंझला उठा, आकांक्षा, कब तक शक करोगी? ये मेरे माँ बाप हैं, कोई दुश्मन नहीं। आकांक्षा ने तीखी नजर से देखा, आज तुम उनका साथ दोगे, कल जब कुछ भी हाथ नहीं लगेगा तब पछताओगे। ये सुनकर गौरव का दिल कांप गया। वो दो किनारों के बीच खड़ा था, एक तरफ बचपन संस्कार और माँ बाप का स्नेह, दूसरी तरफ पत्नी की महत्वाकांक्षा और भविष्य का डर। उधर श्याम प्रसाद जी छत पर खड़े तारों को देख रहे थे। उनके भीतर दर्द था लेकिन साथ ही एक अजीब सा भरोसा भी था। उन्हें अपने बेटे पर अभी पूरी तरह से विश्वास था। वे जानते थे गौरव अभी खोया नहीं है, बस भटका हुआ है। अगर सही समय पर आईना दिखा दिया जाए तो वो सच पहचान लेगा। इसी सोच के साथ उन्होंने अगली चाल की योजना बनाई, एक ऐसी सच्चाई सामने लाने की जो ना तो अपमान करे ना रिश्ते तोड़े, बल्कि हर किसी को उसकी असली जगह दिखा दे। श्याम प्रसाद जी जानते थे अभी ये सिर्फ शुरुआत है। आगे जो होगा वो न केवल आकांक्षा की परीक्षा होगी, बल्कि गौरव के दिल और पूरे परिवार के भविष्य का फैसला भी करेगा। नए साल के दूसरे दिन की सुबह कुछ ज्यादा ही ठंडी थी, लेकिन घर के भीतर माहौल उससे भी ज्यादा सख्त हो चुका था। अनामिका जी सुबह सुबह मंदिर जाकर आई थी। उनके हाथ में प्रसाद था और मन में बस एक ही प्रार्थना, उनका परिवार यूं ही साथ बना रहे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ का दिल सब समझ रहा था। आकांक्षा के व्यवहार में जो बनावटीपन, अपनापन था, वो उन्हें कहीं न कहीं चुभ रहा था। फिर भी वो चुप थी क्योंकि उन्हें भरोसा था कि समय अपने आप सब कुछ सिखा देता है। श्याम प्रसाद जी ये सब देख रहे थे और भीतर ही भीतर अपनी अगली चाल को और पुख्ता कर रहे थे। नाश्ते के बाद श्याम प्रसाद जी ने अचानक कहा, आज तहसील से एक आदमी आने वाला है, पुराने कागज देखने हैं। ये सुनते ही आकांक्षा की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत गौरव की ओर देखा, जैसे कह रही हो, देखा, मैंने कहा था ना। गौरव के चेहरे पर असमंजस साफ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि पापा क्या करने वाले हैं। अनामिका जी ने सहज भाव से पूछा, किस लिए? श्याम प्रसाद जी ने शांत स्वर में कहा, बस ऐसे ही, समय बदल रहा है। कागज ठीक रहेंगे तो बच्चों को भी आसानी होगी। आकांक्षा ने भीतर ही भीतर राहत की सांस ली। दोपहर को गांव के कुछ बुजुर्ग भी आ बैठे। श्याम प्रसाद जी ने जानबूझकर जमीन और पुराने दिनों की बात छेड़ी। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने एक एक रुपए जोड़कर खेत खरीदे थे, कैसे कई बार फसल खराब हुई लेकिन उन्होंने कभी जमीन बेचने का नहीं सोचा। आकांक्षा ये सब सुन रही थी, लेकिन उसकी दिलचस्पी संघर्ष में नहीं, नतीजे में थी। वो बार बार बीच में पूछती, अब इन खेतों की कीमत कितनी होगी? गांव के बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा। किसी ने कहा, कीमत तो बहुत है लेकिन ये जमीन बिकने के लिए नहीं बनी। ये सुनकर आकांक्षा का चेहरा उतर गया। उसे पहली बार लगा कि यहाँ चीजें उसकी सोच से अलग हैं। शाम होते होते श्याम प्रसाद जी ने तहसील वाले के आने की बात फिर दोहराई, लेकिन इस बार उन्होंने एक और बात जोड़ दी। मैं सोच रहा हूँ अपनी जमीन का कुछ हिस्सा गांव के बच्चों के स्कूल के नाम कर दूं।
ये सुनते ही आकांक्षा जैसे उछल पड़ी। क्या पापा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? इतनी कीमती जमीन यूं ही दे देंगे? उसका स्वर तेज हो गया। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। गौरव ने पहली बार अपनी पत्नी को इस तरह खुलकर विरोध करते देखा। अनामिका जी के चेहरे से रंग उड़ गया। श्याम प्रसाद जी ने बेहद शांति से कहा, यूं ही नहीं बहू, इस जमीन ने हमें बहुत दिया, अब हमारी बारी है। आकांक्षा ने गौरव की ओर देखा। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? गौरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके भीतर सालों की चुप्पी टूटने को मचल रही थी। उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, पापा का फैसला उनका है। अगर इससे किसी का भला होता है तो बुरा क्या है? आकांक्षा को जैसे करंट लग गया हो। उसने शायद पहली बार महसूस किया कि गौरव पूरी तरह उसके साथ नहीं है। उसके मन में डर और गुस्सा एक साथ उभर आया। रात को आकांक्षा ने अनामिका जी से अलग कमरे में बात की। उसने मीठे लहजे में शुरू किया, माँ जी, पापा जी कभी कभी भावुक हो जाते हैं, आप उन्हें समझाइए ना। अनामिका जी ने बहू की आंखों में झांका और पहली बार उन्हें वहां अपनापन नहीं, स्वार्थ साफ दिखा। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, बहू, भावुकता अगर गलत होती तो ये घर कब का बिखर गया होता। जो मिला है वो बांटने से ही बढ़ता है। आकांक्षा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके भीतर एक नई बेचैनी जन्म ले चुकी थी। उधर श्याम प्रसाद जी अपने कमरे में बैठे पुराने कागज देख रहे थे। उनके हाथ में एक वसीयत का मसौदा था, अभी अधूरा लेकिन बहुत कुछ कहने वाला। उन्होंने उसे बंद किया और मन ही मन सोचा, अब समय आ गया है कि सच को और साफ किया जाए। अगर आकांक्षा का लालच खुलकर सामने आ गया तो शायद गौरव को अपना रास्ता दिख जाएगा, लेकिन ये सब बिना किसी को तोड़े होना चाहिए। यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी। घर के बाहर सन्नाटा था, भीतर रिश्तों की परतें धीरे धीरे उधड़ रही थी। आकांक्षा अब समझ चुकी थी कि ये गांव, ये घर और ये पिता सब उसके अनुमान से कहीं ज्यादा गहरे हैं। और श्याम प्रसाद जी जानते थे अब खेल अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा था। उस रात गांव में घना सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और हवा में ठंड के साथ एक अनकही बेचैनी घुली हुई थी। श्याम प्रसाद जी अपने कमरे में अकेले बैठे थे। सामने मेज पर एक पुराना फोल्डर रखा था, जिसके भीतर वर्षों की मेहनत, त्याग और सपनों का हिसाब बंद था। उसी फोल्डर में वो अधूरी वसीयत थी, जिसे उन्होंने कई बार लिखा, पढ़ा और फिर से लिखा था। आज पहली बार उन्हें लगा कि अब इसे अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। उनके मन में एक ही बात गूंज रही थी, अगर आज सच को सही ढंग से सामने नहीं लाया गया तो कल यह घर हमेशा के लिए टूट सकता है। सुबह होते ही उन्होंने गौरव को अपने कमरे में बुलाया। दरवाजा बंद होते ही कमरे की हवा भारी हो गई। श्याम प्रसाद जी ने बिना भूमिका के फोल्डर उसकी ओर बढ़ा दिया। गौरव के हाथ कांप गए। उसने फोल्डर खोला तो जमीन के कागज, बैंक के दस्तावेज और सबसे ऊपर एक कागज, वसीयत का मसौदा। गौरव की सांस अटक गई। उसने डरते डरते पूछा, पापा ये सब? श्याम प्रसाद जी ने गहरी सांस ली। ये जानना तुम्हारा हक है, लेकिन उससे भी बड़ा तुम्हारा फर्ज है कि ये सब किस लिए है। वसीयत में साफ लिखा था, जमीन और घर का एक बड़ा हिस्सा गांव के स्कूल और अस्पताल के नाम होगा। कुछ हिस्सा अनामिका जी के नाम सुरक्षित रहेगा और जो बचा वो गौरव के नाम। गौरव ने हैरानी से पापा की ओर देखा। उसे लगा था कि सब कुछ उसके नाम होगा, जैसा आकांक्षा बार बार कहती थी। श्याम प्रसाद जी ने शांत स्वर में कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें विरासत मिले, लेकिन लालच नहीं। अगर ये सब तुम्हें इंसान बनाकर नहीं दे सकता तो कोई मतलब नहीं है इसका। गौरव की आंखें भर आई। पहली बार उसे समझ आया कि उसके पिता का प्यार कितनी दूर तक सोचता है। दूसरी ओर आकांक्षा को जैसे ही पता चला कि गौरव पापा के कमरे में बंद है और कुछ खास बातें हो रही हैं, उसका मन बेकाबू हो उठा। उसने अनामिका जी से पूछा, माँ जी, पापा जी और गौरव अंदर क्या कर रहे हैं? अनामिका जी ने सहजता से कहा, बाप बेटे की बातें हैं बहू। आकांक्षा का चेहरा सख्त हो गया। वो समझ गई जो भी हो रहा है वो उसकी योजना के रास्ते में है। उसी पल उसने तय कर लिया कि अब चुप रहना उसके लिए नुकसानदेह होगा। दोपहर को सब लोग आंगन में बैठे थे। श्याम प्रसाद जी ने सबके सामने वसीयत का जिक्र छेड़ा। आकांक्षा जैसे इसी पल का इंतजार कर रही थी, वो तुरंत बोल पड़ी, पापा जी, जमाना बदल गया है।
इतनी संपत्ति यूं बांट देना समझदारी नहीं है। आखिर गौरव आपका इकलौता बेटा है। उसकी आवाज ऊंची होती जा रही थी। गौरव ने पहली बार सबके सामने अपनी पत्नी की आंखों में झांका। वहां चिंता नहीं, सिर्फ डर और लालच था। उसने धीमे स्वर में कहा, आकांक्षा, पापा जो सही समझते हैं वही करेंगे। ये सुनते ही आकांक्षा का धैर्य टूट गया। अगर तुम भी उनका साथ दोगे तो कल को हमें क्या मिलेगा? उसकी आवाज में ताना और शिकायत दोनों थी। श्याम प्रसाद जी ने बेहद शांत लेकिन ठोस शब्दों में कहा, बहू जो सिर्फ लेने की सोचता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता। जो साथ चलना जानता है उसे सब मिल जाता है। ये बात आकांक्षा के दिल में तीर की तरह लगी, लेकिन वो इसे मानने को तैयार नहीं थी। रात को गौरव और आकांक्षा के बीच तीखी बहस हुई। आकांक्षा ने साफ कह दिया, अगर तुम्हें अपना भविष्य सुरक्षित करना है तो आज ही पापा को रोकना होगा। गौरव ने पहली बार कठोर स्वर अपनाया, मेरा भविष्य मेरे माँ बाप की जिंदगी कुचलकर सुरक्षित नहीं होगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। आकांक्षा अकेली रह गई, अपने गुस्से, अपने डर और अपने लालच के साथ। उधर श्याम प्रसाद जी ने छत पर टहलते हुए आसमान की ओर देखा। उन्हें पता था कि आज एक बीज बोया गया है, सच का बीज। अब देखना ये था कि ये बीज कांटों में बदलता है या इंसानियत के फूल में। उन्हें अपने बेटे पर भरोसा होने लगा था, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आकांक्षा का असली रूप सामने आना बाकी था, और उसी के साथ इस घर की सबसे बड़ी परीक्षा भी। नया साल अब सचमुच शुरू हो चुका था, एक ऐसे साल के रूप में जो इस परिवार की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस सुबह गांव का आकाश कुछ ज्यादा ही धूसर था, जैसे आने वाले तूफान का संकेत दे रहा हो। अनामिका जी आंगन में तुलसी के पास दीपक जला रही थी। उनकी आंखों में शांति थी, लेकिन मन कहीं बेचैन था। माँ का दिल जानता है अब घर में कुछ ठीक नहीं होता। वो हवा भी भारी लगने लगती है। उधर आकांक्षा रात भर सो नहीं पाई थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर आज उसने कुछ नहीं किया तो सब हाथ से निकल जाएगा। अब उसे ना मिठास काम की लग रही थी, ना चुप्पी। उसने तय कर लिया था कि आज वो सीधे टकराएगी, चाहे रिश्तों की कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। नाश्ते की मेज पर माहौल असहज था। गौरव चुप था, श्याम प्रसाद जी शांत और अनामिका जी दोनों के बीच पुल बनाने की कोशिश कर रही थी। तभी आकांक्षा ने अचानक कहा, पापा जी, मुझे आपसे साफ साफ बात करनी है। उसकी आवाज में कोई संकोच नहीं था। श्याम प्रसाद जी ने नजर उठाई और बोले, कहो बहू। आकांक्षा ने गहरी सांस ली। मैं नहीं चाहती कि हमारी आने वाली जिंदगी दूसरों के नाम की गई जमीन और अधूरी असुरक्षा पर टिकी हो। गौरव मेरा पति है, आपका बेटा है, तो पहला हक तो उसका ही बनता है। ये कहते हुए उसकी आवाज कांप नहीं रही थी, बल्कि और सख्त होती जा रही थी। अनामिका जी का हाथ थाली पर थम गया। उनके लिए ये सिर्फ संपत्ति की बात नहीं थी, ये भरोसे के टूटने की आवाज थी। श्याम प्रसाद जी ने पहली बार अपना संयम थोड़ा ढीला किया। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, बहू, हक खून से नहीं कर्म से बनता है। जो सिर्फ अपना देखता है वो परिवार का नहीं होता। आकांक्षा भड़क उठी, तो क्या मैं बाहरी हूँ? क्या मुझे यहाँ सिर्फ इसीलिए लाया गया कि मैं चुप रहूं? गौरव ने बीच में कहा, आकांक्षा, बात को इस तरह मत मोड़ो। लेकिन आकांक्षा अब रुकने वाली नहीं थी। उसके भीतर बरसों से पनपता डर और लालच दोनों एक साथ बाहर आ रहे थे। दोपहर तक बात पूरे घर में फैल गई। पड़ोसी आंगन में झांकने लगे। अनामिका जी का धैर्य आखिर टूट गया। उन्होंने पहली बार बहू की ओर कड़ी नजर से देखा और कहा, बहू, मैंने तुझे बेटी समझकर इस घर में रखा था। बेटी कभी माँ बाप का हिसाब नहीं करती। ये सुनते ही आकांक्षा की आंखों में आंसू नहीं, गुस्सा उतर आया। बेटी बेटी होती तो आज मेरा भविष्य दांव पर न होता। ये वाक्य अनामिका जी के दिल में किसी पत्थर की तरह गिरा। वो चुप हो गई, इतनी चुप कि सन्नाटा चीखने लगा। उसी सन्नाटे में गौरव आगे आया। उसकी आवाज पहली बार दृढ़ थी। आकांक्षा, आज अगर तुम मुझसे चुनने को कहोगी तो मैं अपने संस्कार चुनूंगा। पापा और माँ ने मुझे जो दिया वो सिर्फ जमीन नहीं, पहचान है। आकांक्षा स्तब्ध रह गई। उसने शायद कभी नहीं सोचा था कि गौरव इस तरह उसके सामने खड़ा हो जाएगा। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो।
उसने तीखे स्वर में कहा, तो ठीक है, तुम अपना परिवार चुनो। ये कहकर वो कमरे में चली गई और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। शाम ढलते ढलते घर में एक अजीब सी उदासी छा गई। श्याम प्रसाद जी ने अनामिका जी के पास बैठकर उनका हाथ थामा, फिर बोले, मैंने सच सामने लाने का रास्ता चुना है, अब नतीजा भी स्वीकार करना होगा। अनामिका जी की आंखों में आंसू बह निकले। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहू का दिल इतना खाली होगा। श्याम प्रसाद जी ने धीमे से कहा, दिल खाली नहीं है, बस गलत चीजों से भरा है। रात को आकांक्षा अकेली बैठी सोच रही थी। पहली बार उसे डर लगा, सच का डर। उसे महसूस हुआ कि जिस संपत्ति के पीछे वो भाग रही थी, उसी ने उसे इस घर में अकेला कर दिया है। बाहर से मंदिर की आरती की आवाज आ रही थी। वो आवाज उसके भीतर कहीं गहरे तक उतर गई। उसे लगा जैसे कोई पूछ रहा हो, क्या सच में यही रास्ता सही है? चांदनी भीतर आ रही थी, लेकिन उसका मन अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर से आती मंदिर की घंटियों की आवाज बार बार उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई उसे भीतर से झकझोर रहा हो। पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि जिन चीजों को वो अपनी सुरक्षा समझ रही थी, जमीन, जेवरात, कागज, वही उसे इस घर में सबसे ज्यादा असुरक्षित बना रही है। गौरव के शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। मैं अपने संस्कार चुनूंगा, वो सोचने लगी। क्या सच में उसने कभी गौरव को समझने की कोशिश की थी, या वो सिर्फ अपने डर और महत्वाकांक्षा के चश्मे से सब कुछ देखती रही? अगली सुबह अनामिका जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रात भर का तनाव, टूटा हुआ भरोसा और दिल में दबी पीड़ा, सब एक साथ बाहर आ गए थे। उनका सिर घूम रहा था, हाथ कांप रहे थे। श्याम प्रसाद जी घबरा गए। उन्होंने पड़ोसी को बुलाया और तुरंत वैद्य को खबर भेजी। घर में अफरा तफरी मच गई। गौरव माँ के पास बैठा था, उनकी ठंडी पड़ती हथेली को अपने हाथों में थामे हुए। उसकी आंखों में डर साफ था, वो डर जो किसी संपत्ति के खोने का नहीं, माँ को खो देने का होता है। ये सब देखकर आकांक्षा दरवाजे के पास खड़ी रह गई। वो भीतर जाना चाहती थी, लेकिन उसके कदम जैसे जड़ हो गए। कल तक जो माँ उसे सिर्फ जेवरात की रखवाली करने वाली लगती थी, आज वही माँ कमजोर सी चारपाई पर पड़ी थी। जब वैद्य ने कहा, ज्यादा चिंता ने शरीर को तोड़ दिया है, तो आकांक्षा के दिल में कुछ चुभ गया। क्या ये चिंता उसने दी थी? पहली बार उसे अपने शब्दों की चोट याद आई। बेटी होती तो मेरा भविष्य दांव पर न होता। वो सिर झुकाए खड़ी रही, जैसे अपने ही सवालों से हार गई हो। दोपहर तक अनामिका जी की हालत थोड़ी संभली। श्याम प्रसाद जी ने सबको पास बुलाया। उन्होंने भारी आवाज में कहा, आज मुझे समझ आ गया कि असली दौलत क्या होती है। जमीन, सोना, ये सब कुछ नहीं। अगर परिवार का दिल टूट जाए तो सब बेकार है। ये कहते हुए उनकी नजर आकांक्षा पर जा ठहरी। आकांक्षा की आंखों में आंसू भर आए। ये आंसू डर के नहीं थे, बल्कि पहली बार शर्म और पछतावे के थे। वो आगे बढ़ी, कांपती आवाज में बोली, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अनामिका जी ने कमजोर हाथ उठाकर उसके सिर पर रखा। उस स्पर्श में कोई शिकायत नहीं थी, बस ममता थी। उस पल आकांक्षा के भीतर कुछ टूट गया। वर्षों से जमा किया हुआ डर, गरीबी का भूत और भविष्य खो देने की आशंका, सब बाहर आने लगे। वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने बहुत गलत सोचा। मुझे लगा कि अगर सब मेरे हाथ में होगा तभी मैं सुरक्षित रहूंगी। मैंने रिश्तों को समझा ही नहीं। गौरव चुपचाप ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में भी नमी थी, लेकिन दिल में एक हल्का सा सुकून भी। शायद अब उसकी पत्नी सच देख पा रही थी। शाम को जब घर थोड़ा शांत हुआ, आकांक्षा ने श्याम प्रसाद जी से अलग से बात की। उसने सिर झुकाकर कहा, पापा जी, मैं आपसे एक वादा करना चाहती हूँ। अगर आपने मुझे एक मौका दिया तो मैं इस घर को जोड़ने की पूरी कोशिश करूंगी। श्याम प्रसाद जी ने उसे गौर से देखा। उन्होंने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, बस इतना कहा, मौका हर इंसान को मिलता है बहू, लेकिन बदलना उसी के हाथ में होता है। ये बात आकांक्षा के दिल में उतर गई। रात को आकांक्षा ने खुद अनामिका जी के पास बैठकर उनका ख्याल रखा, दवा दी, पानी पिलाया और पहली बार बिना किसी स्वार्थ के उनके पैरों को दबाया। इस सन्नाटे में उसे लगा जैसे इस घर की दीवारें भी उसकी इस कोशिश को देख रही हूँ। ये कोई बड़ा परिवर्तन नहीं था, बस एक छोटी सी शुरुआत थी।
लेकिन कभी कभी यही शुरुआत सबसे मुश्किल होती है। घर के भीतर रिश्तों की रोशनी अभी पूरी तरह लौटी नहीं थी। अनामिका जी की तबीयत अब संभल तो गई थी, मगर कमजोरी अभी बाकी थी। आकांक्षा सुबह सुबह उठकर रसोई में जा खड़ी हुई। ये वही रसोई थी जहां पहले वो सिर्फ औपचारिकता निभाने आती थी। आज वहीं वो बिना किसी के कहे चूल्हा जलाने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, शायद डर से या शायद संकोच से, लेकिन मन में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसे लग रहा था कि अगर आज उसने अपने बदले हुए मन को काम में नहीं उतारा तो उसका पश्चाताप सिर्फ शब्द बनकर रह जाएगा। दोपहर तक गांव के कुछ लोग अनामिका जी का हालचाल पूछने आ गए। वही लोग जिनके सामने आकांक्षा ने पहले कभी ज्यादा बात करना जरूरी नहीं समझा था। आज उसने खुद आगे बढ़कर सबको पानी दिया, हाल पूछा और माँ जी की तबीयत के बारे में बताया। कुछ औरतें आपस में फुसफुसाई, लगता है बहू बदल रही है। आकांक्षा ने ये सुना। पहली बार उसे किसी की बात बुरी नहीं लगी, बल्कि भीतर कहीं एक सुकून सा हुआ। श्याम प्रसाद जी दूर से ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, सिर्फ एक गहरी नजर थी। वो परख रहे थे कि ये बदलाव दिखावा है या सच। शाम को गांव की चौपाल पर एक मीटिंग रखी गई। स्कूल की जमीन और अस्पताल के लिए मदद की बात चल रही थी। श्याम प्रसाद जी को भी बुलाया गया। आकांक्षा को जैसे ही पता चला, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये वही बात थी जिसका उसने पहले खुलकर विरोध किया था। अब उसके सामने एक इम्तिहान था। अगर वो सच में बदलना चाहती है तो उसे आज खुद अपने पुराने डर के खिलाफ खड़ा होना होगा। उसने गौरव की ओर देखा। गौरव ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में भरोसे की एक हल्की सी झलक थी। चौपाल पर लोग जमा हुए, बातें शुरू हुई। किसी ने कहा, अगर श्याम प्रसाद जी जमीन देंगे तो गांव के बच्चों का भविष्य बदल जाएगा। तभी किसी और ने सवाल उठा दिया, लेकिन घर वाले क्या कहेंगे? सबकी नजरें श्याम प्रसाद जी पर टिक गई। उसी पल आकांक्षा आगे बढ़ी। उसकी आवाज पहले थोड़ी कांपी, फिर संभल गई। घर वाले भी यही चाहते हैं, उसने कहा। जो हमें मिला है, अगर उससे किसी और का भला हो सकता है तो उससे बड़ा कोई सुख नहीं। पूरे चौपाल में सन्नाटा छा गया। गौरव को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। श्याम प्रसाद जी की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने सिर झुका लिया, जैसे भगवान का धन्यवाद कर रहे हों। घर लौटते समय आकांक्षा चुप थी। ये चुप्पी डर की नहीं थी, बल्कि भीतर चल रहे भारी संघर्ष की थी। उसे पता था कि सिर्फ एक बयान से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। असली लड़ाई अभी बाकी थी, अपने भीतर के उस डर से जिसने उसे लालची बना दिया था। रात को उसने गौरव से कहा, अगर कभी मैं फिर से भटकूं तो मुझे रोक देना। गौरव ने पहली बार उसे अपने पास खींच लिया, बिना कोई वादा किए, बिना कोई शर्त रखे, बस एक इंसानी स्पर्श के साथ। अगली सुबह आकांक्षा ने अनामिका जी के पास बैठकर पुराने संदूक की सफाई पूरी की। जेवरात निकाले गए, साफ किए गए और वापस रख दिए। फिर उसने संदूक बंद करते हुए कहा, माँ जी, ये सब आपकी मेहनत की कमाई है। इसका फैसला आप और पापा जी ही करेंगे। ये सुनकर अनामिका जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बहू का हाथ थाम लिया। उस हाथ में अब कोई परायापन नहीं था। श्याम प्रसाद जी ने उसी शाम गौरव से कहा, बेटा, बदलाव शब्दों से नहीं, लगातार कर्म से साबित होता है। गौरव ने सिर हिलाया। वो जानता था कि अभी भी रास्ता लंबा है, लेकिन अब वो रास्ता अंधेरे में नहीं था। आकांक्षा ने अपने भीतर के लालच को पूरी तरह नहीं मारा था, लेकिन उसने उसे बांधना सीख लिया था, और यही सबसे बड़ी जीत थी। गांव में एक दिन अजीब सी हलचल थी। सुबह से ही लोगों की आवाजाही बढ़ गई थी, मानो किसी अनदेखे संकट की आहट पहले ही सबको सुनाई दे रही हो। श्याम प्रसाद जी खेतों की ओर गए थे, तभी एक पड़ोसी हाँफता हुआ आया और बोला कि पास के इलाके में जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ बाहरी लोग गांव की सीमा में आकर नापजोक कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पुराने कागजों में गड़बड़ी है और जमीन सरकार की बताई जा रही है। ये सुनते ही श्याम प्रसाद जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये वही जमीन है जिसे उन्होंने स्कूल और अस्पताल के लिए देने की बात कही थी। संकट अब केवल परिवार का नहीं रहा था, पूरे गांव का बन चुका था। दोपहर तक बात घर पहुंच गई। अनामिका जी घबरा गई, गौरव बेचैन हो उठा और आकांक्षा वो चुप हो गई। उसके भीतर पुराना डर फिर सिर उठाने लगा।
अगर जमीन चली गई तो, अगर सब कुछ हाथ से निकल गया तो। एक पल के लिए वही पुरानी सोच उसके मन में लौट आई, जिसने उसे पहले लालच के रास्ते पर धकेला था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसे अनामिका जी की कमजोर आंखें याद आई, श्याम प्रसाद जी का शांत विश्वास याद आया और चौपाल पर दिया गया अपना वचन भी। वो समझ गई थी ये वही पल है जहां उसका सच परखा जाएगा। शाम को पंचायत बैठी। बाहरी लोग अपनी बातें बड़े बड़े शब्दों में रख रहे थे, कागज दिखा रहे थे, डराने की कोशिश कर रहे थे। गांव के लोग घबराए हुए थे। श्याम प्रसाद जी ने संयम से सब सुना। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने कहा, ये जमीन सिर्फ कागज नहीं है, ये हमारे पसीने से सींची गई है, हम डरेंगे नहीं। ये क्षण निर्णायक था। आकांक्षा आगे बढ़ी। उसकी आवाज में अब डर नहीं, स्पष्टता थी। अगर सच्चाई हमारे साथ है तो नुकसान का डर क्यों? और अगर कुछ भी खोना पड़े तो हम मिलकर सहेंगे। परिवार सिर्फ लेने के लिए नहीं होता। उसके शब्दों ने जैसे पूरे माहौल को बदल दिया। गौरव की आंखों में गर्व छलक आया। श्याम प्रसाद जी ने पहली बार खुलकर उसकी ओर देखा और उस नजर में आशीर्वाद था। रात को सब घर लौटे तो सब थके हुए थे, लेकिन मन कहीं हल्का था। अनामिका जी ने आकांक्षा को पास बुलाया और कहा, आज तुमने सिर्फ इस घर की नहीं, मेरी भी लाज रख ली बहू। आकांक्षा के लिए ये वाक्य किसी पुरस्कार से कम नहीं था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने सच में कुछ पाया है, वो सम्मान जिसे जमीन या जेवरात से नहीं तौला जा सकता। लेकिन संकट अभी पूरी तरह टला नहीं था। अगले दिन कलेक्टरेट जाने का था, कागजों की जांच होनी थी। ये आखिरी लड़ाई सच और स्वार्थ के बीच, डर और विश्वास के बीच थी। आज कलेक्टरेट जाना था। श्याम प्रसाद जी ने सफेद कुर्ता पहना, वही पुराना जिसे पहनकर उन्होंने जिंदगी के कई फैसले लिए थे। अनामिका जी ने उनके माथे पर हल्का सा टीका लगाया। उस स्पर्श में आशीर्वाद भी था और प्रार्थना भी। गौरव चुपचाप कागजों का फोल्डर थामे खड़ा था और आकांक्षा, आज वो अलग दिख रही थी। चेहरे पर डर नहीं, आंखों में संकल्प था। वो जानती थी कि आज सिर्फ जमीन का नहीं, उसके भीतर के इंसान का भी फैसला होगा। कलेक्ट्रेट में लंबी बहस चली। पुराने रिकॉर्ड निकाले गए, नक्शे खोले गए, बयान दर्ज हुए। बाहर वालों की आवाज ऊंची थी, शब्द भारी, लेकिन श्याम प्रसाद जी शांत रहे। उन्होंने सधे हुए स्वर में अपने तर्क रखे, अपने पसीने की कहानी सुनाई और कागजों के साथ साथ सच्चाई भी मेज पर रख दी। फैसला आया। जमीन के कागज सही पाए गए, बाहरी दावे खारिज हुए। कमरे में जैसे एक साथ सांस ली गई। श्याम प्रसाद जी ने आंखें मूंद ली, धन्यवाद में नहीं बल्कि राहत में। अनामिका जी की आंखों से आंसू बह निकले, पर ये आंसू डर के नहीं थे। गौरव ने पिता का हाथ थाम लिया। उसी क्षण आकांक्षा आगे बढ़ी। उसने झुककर श्याम प्रसाद जी के चरण छुए। वो पल छोटा था पर अर्थ में बहुत बड़ा। पापा जी, उसने कहा, आज मुझे समझ आया, सुरक्षा दीवारों से नहीं रिश्तों से मिलती है। श्याम प्रसाद जी ने उसे उठाकर आशीर्वाद दिया, बिना किसी सिकवे के, बिना किसी शर्त के। घर लौटते समय गांव की गलियां जैसे मुस्कुरा रही थी। चौपाल पर खबर फैल चुकी थी, लोग बधाइयां दे रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बधाई उस घर के भीतर थी, जहां टूटे धागे फिर से जुड़ रहे थे। शाम को आंगन में दीप जले। अनामिका जी ने आरती की थाली उठाई और पहली बार आकांक्षा ने आगे बढ़कर थाली थामी। उस आरती में केवल भगवान नहीं, परिवार भी शामिल था। गौरव ने माँ बाप के चरण छुए, इस बार आंखें झुकाकर नहीं, सीना तान कर। श्याम प्रसाद जी ने सबको पास बुलाया। उन्होंने वसीयत का फोल्डर खोला और फिर बंद कर दिया। बोले, कागज बाद में भी देखे जा सकते हैं, आज ये घर ज्यादा जरूरी है। उन्होंने स्कूल और अस्पताल के लिए जमीन देने का निर्णय सबके सामने दोहराया। आकांक्षा ने बिना हिचक कहा, हम सब साथ हैं। ये एक वाक्य नहीं था, ये वादा था। अनामिका जी ने बहू को गले लगाया। उस गले लगने में बीते दिनों की सारी कड़वाहट घुलकर मिट गई थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।